दोस्तों, अदालत पूरी तरह से खचाखच भरी हुई थी। सुल्तान का दरबार लगा हुआ था कि एक लड़की ने अपनी आप बीती जब सुनानी शुरू की तो वहाँ पर जितने लोग बैठे हुए थे उसकी दास्तान, उसके ऊपर गुजरे हुए हालात को सुन रहे थे। कोई भी आदमी ऐसा नहीं बचा हुआ था कि जिसकी आंखों से आंसू न निकलकर ज़मीन पर न गिर रहे हो। वो लड़की एक कमज़ोर सी थी और बहुत ही ज़माने की जुल्म सितम की सताई हुई थी और उसका जिम्मेदार उसका अपना बाप था। उस दुनिया ने उसे जितने जख्म दिए थे उस जख्मों का देने वाला उसका जो ठेकेदार था वो उसका बाप था। बड़ी हैरतनाक कहानी थी। वहाँ पर सुनने वाले इतने जज्बाती थे कि अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे और वो कह रहे थे कि ऐसे आदमी को भरे दरबार में लाकर और उससे पत्थर मार मार कर जिंदा मार देना चाहिए, उसको जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहिए। मैं दोस्तों बस आपको आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बने रहिएगा मेरे साथ। ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बस उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है। हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है और चैनल मोनेटाइज होने वाला। बस आप लोग से यही विनती होती है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइब पर पूर्ण कर दीजिए। मैं भी 4 पैसा कमाने लगूँ, आपको ऐसी कहानियाँ सुनाते हुए लाते रहूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करता हूँ इस कहानी को। दोस्तों पुरानी ज़माने की बात है और औरतों पर जुल्म सितम अब से ज़्यादा पुराने ज़माने में यानी अब से 100, 200, 300 साल पहले ज़्यादा हुआ करते थे। मर्द होता है, अब से ज़्यादा तानाशाह मर्द पहले हुआ करते थे जो वाकई में हकीकत में औरतों को अपने पैर की जूती से ज़्यादा कुछ नहीं समझते थे। औरतों को सिर्फ हवस की प्यास बुझाने वाली एक मशीन समझा करते थे जिसको इस्तेमाल किया और छोड़ दिया, और यह घर में खाना बनाने के लिए या घर के काम करने के अलावा और बाकी कामों में औरत दखल ही नहीं देती थी। दोस्तों ये कहानी है सऊदी अरब के पुराने ज़माने की कि वहाँ पर बादशाह को लोग सुल्तान कह के बुलाया करते थे और वो सुल्तान जो था वो अपने वजीरों से, अपने सिपाहियों से अपने उच्च राज्यों के उन्नति के लिए पार तलाक कर रहा था। और आज वो सोच रहा था कि हमारी अदालत में कोई भी ऐसा मामला नहीं आया है कि जो लोग परेशान एक दूसरे से शिकायत करने की लड़ाई झगड़े लेकर आए, जो अक्सर लोग अपने फैसले वहाँ पर लेकर आते थे, जो कि रोज़ाना सुल्तान उस फैसलों को निपटाया करते थे। उस दिन वह उस अपने वजीरों से कहते हैं कि हमारे सल्तनत में काफ़ी सुकून है कि आज हमारे दरबार में कोई भी मसला नहीं आया। तभी वो क्या देखते हैं कि सामने से एक लड़की लड़खड़ाती हुई नज़र आई उनको। उन्होंने जब उसको गौर से देखा तो एक पतली दुबली से लगभग 20-22 साल की उम्र होगी उस लड़की के, जिस सही तरीके से चला भी नहीं जा रहा था। अपने पैरों पर वो अपने आप को संभालती हुई चलती आ रही थी और जैसे वो सुल्तान के सामने आई कि लड़खड़ा करके वही बेहोश होकर के गिर जाती है। ये सारा मंजर देखकर सुल्तान अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और फिर सिपाहियों से पानी लाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि इस लड़की को जल्दी से जल्दी होश में लाया जाए। आखिर क्या वजह है कि इतनी कमज़ोर लड़की हमारे पास में क्या फरियाद लेकर आई है। जल्दी से जल्दी वहाँ से जो हकीम लोग थे, जो वैद्य थे, उनको बुलाया जाए और उसकी नस चेक कराई जाए। हकीमों ने देख करके बताया कि इसकी नस चल रही है, इसको बेहोशी हुई है, यानी ये लड़की कमज़ोर ज़्यादा है और पता नहीं कहाँ से चल कर के आ रही है और जिस वजह से ये लड़की बेहोश हो गई है। कुछ देर बाद उस लड़की के चेहरे पर पानी डाला जाता है। पानी के छिड़काव से उस लड़की आंखें खोल देती और फटी फटी आंखों से इधर उधर देख रही थी। सुल्तान उस लड़की के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि बेटी घबराओ नहीं, तुम हमारी छत्र छाया में हो, तुम हमारी सरपरस्ती में हो, हमारे महल में हो। यहाँ इस दरबार में तुम्हें किसी बात से कोई खतरा नहीं है। अगर तुम्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा है, तुम किसी से डरकर भाग रही थी या यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए आई हो, तो तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, यहाँ पर बिल्कुल सही सेफ हो और घबराओ नहीं, तुम उठकर बैठ जाओ। सुल्तान ने अपने बराबर वाले यानी अपने सामने वाली कुर्सी पर उस लड़की को बैठाया और फिर उसको पीने के लिए पानी दिया। पानी पीने के बाद उस लड़की के हाल कुछ ठीक होते हैं, उसके साथ
वापस आती है। अब जब दम में दम उसको आ जाता है, बोलने के लायक हो जाती, अब वो हैरत से इधर उधर नहीं देख रही थी। अब वो समझ गए थे कि जहाँ चल करके वो लड़की आई थी वो अपनी जगह पर आ चुकी है। तो वो सुल्तान के आगे हाथ जोड़ लेती है और रोने बिलखने लगती है और कहती है कि सुल्तान, मैं आपसे ही मिलने आई थी, अपने दर्द भरे दास्तान को आपसे सुनाने आई थी। मेरी जान खतरे में है, मेरी जान बचा लीजिए वरना वो लोग मुझे मार डालेंगे और मैं कई सालों से इस जुल्मों सितम को सह रही हूँ। आप मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके आज़ाद को, उनकी मार को, उनके जुल्मों को सह सकूँ। या तो आप ही अपने हाथों से मुझे मार डालें या फिर मुझे मेरे साथ इंसाफ करें। दोस्तों, सुल्तान उसकी ये बात सुन रहे थे और सारे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सारे दरबारी जितने लोग वहाँ पर बैठे हुए थे सब फटी आंखों से उस लड़की की तरफ देख रहे थे। आखिर एक लड़की अपने दिल में इतना गम और गुस्सा लिए हुए यहाँ पर सुल्तान के पास आकर क्या कहना चाहती है। हर आदमी उसकी फरियाद सुनने के लिए बेताब था। तो सुल्तान जब उसकी ऊपर यानी उसके ऊपर सर पर दोबारा जब हाथ फेरते हैं और कहते हैं कि बेटी घबराओ मत, तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम्हारे ऊपर अगर किसी ने कोई जुल्म किया है तो मैं उस जुल्म किए हुए जुल्म सितम को चून चूर कर मैं उसके बदले लूँगा। एक बार उन दरिंदों को मुझे नाम बता दो और मुझे पूरी विस्तार के साथ यानी पूरी तफसील के साथ अपनी बात बताओ, अपने ऊपर बीती हुई वो कहानी बताओ जिसके वजह से तुम परेशान हो। वो लड़की हाथ जोड़ के कहती है कि सुल्तान, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी आप बीती अलग न सुने। यहाँ मुझे हया आती है, मतलब शर्म आती है। मैं इन लोगों के सामने अपनी आप बीती नहीं कह सकती। वो सुल्तान कहता है कि बेटी, ये जितने लोग हैं सब तुम्हारे हमदर्द हैं, सब तुम्हारी बात को सुनना चाहते हैं, इसलिए बेफिक्र होकर अपनी बात को कहो। और यहाँ इस दरबार के अंदर किसी की हिम्मत नहीं कि कोई तुम्हारे ऊपर आँख उठा दे, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठा दे या तुम्हारी कोई बात को झूठा ठहरा दे, इसलिए बेफिक्र होकर यहीं सब के सामने अपनी बात को कहो। वो लड़की कहती कि सुल्तान, मैं 13 साल की थी कि जब मेरी माँ मुझे लेकर मेरे बाप के घर से निकल जाती है। वजह यह थी कि मेरे बाप ने मेरे माँ को तलाक दे दिया था। वो मेरे कहते कि वो अच्छा इंसान नहीं है, वो शराबी है, जुआरी है, वो अय्यास है, वो गैर औरतों के साथ संबंध बनाता है। इस बात को लेकर मेरी माँ और मेरे बाप पर झगड़ा होता रहता था, जिसकी वजह से एक दिन मेरे बाप ने मेरे माँ को साफ लफ्ज़ों में तलाक दे दिया और फिर मेरी माँ ने मुझे हाथ पकड़ा और कहा कि अब मैं इस घर में रह नहीं सकती, क्योंकि मैं जब औरत को एक आदमी तलाक दे देता है तो फिर उसके ऊपर हराम हो जाती है। इसलिए बेटी, मैं तुम्हें ले करके कहीं और रह लूँगी। वो कहती है कि माँ, मुझे तुम्हारी भी और अपने बाप की भी यानी दोनों की ज़रूरत है, मुझे दोनों का प्यार चाहिए। उसकी माँ कहती है कि बेटी, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अगर तुम्हारा बाप मेरे ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करता, जुल्म करता तो मैं सहती रहती, लेकिन अब तलाक देने के बाद मैं इसके निकाह में नहीं रही हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा। मेरा बाप चुपचाप खड़ा हुआ देख रहा था और मेरी माँ मेरा हाथ पकड़ करके घर से बाहर लेकर आती है और वो सीधे अपने भाई यानी मेरे मामू के घर पहुँच जाती है। जब मेरा मामू मुझे और मेरी माँ को देखता है तो साफ लफ्ज़ों में कह देता है कि बहन, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, मैं तुम्हारी लड़की का बोझ नहीं उठा सकती। उसकी वजह ये है कि ये तो तुम्हारी लड़की जवानी की दहलीज पे कदम रह चुकी है, दूसरे मेरे बेटे भी जवान हैं। अगर कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर बस्ती में पंचायतें लगेंगी और फिर ये बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। इतना तो मैं समझ ही रही थी कि मेरे मामू साफ तौर पर मेरे माँ से ये कह रहे थे कि वो मेरा बोझ नहीं उठा सकते, और उन्होंने कहा भी यही कि बहन, अगर तुम्हें रहना हो तो रहो, मैं तुम्हारी बेटी को हरगिज़ नहीं रख सकता। दोस्तों, मैं उसकी माँ वहाँ से आती है, मेरा हाथ पकड़ती है और मेरे बाप के पास लाकर छोड़ देती है और फिर वहाँ से निकल करके वापस अपने भाइयों के घर चली जाती है। जब मैं बाप के पास रुकी, मेरे बाप को देखा तो मैं समझ गई कि बाप इतना भी बुरा नहीं है जितना मेरी माँ कहती थी। यानी अभी तक मुझे अपने बाप की सच्चाई का पता नहीं था, मैंने अभी उसको ऊपर ऊपर से देखा था।
बाप ने मुझे अपने पास रख दिया और शपथ का सेम मेरे सर पर हाथ दे रख के कहा कि मेरे तरफ देखकर मुस्कुराया। तो मैं भी बाप की प्यार को समझकर उसको सीने से लग गई। उसके बाद फिर जब मेरे बाप की हकीकत मुझ पर खुलना शुरू हुई तो मेरे तो जैसे तैसे हर रोज़ मेरे सामने नए खुलासे हो रहे थे और हर रोज़ मेरे होश उड़ जाते थे। मैं ये देखती थी कि आधी रात होने से पहले पहले कुछ औरतें मेरे बाप के कमरे में आती और वो फिर रात भर के लिए बंद हो जाती। तब तक मुझे इतनी समझ नहीं थी कि आखिर वो औरतें मेरे बाप के कमरे में बंद होकर के क्या कर रही हैं। मुझे कोई लेना देना नहीं था। सुबह जब वो औरतें वापस आती हैं तो मेरा बाप उनके हाथ पे कुछ पैसे रखता और फिर हंसती मुस्कुराती वो वहाँ से चली जाती। कुछ दिनों बाद जब मैं समझता, साल 2 साल बाद, तो मुझे समझ आया कि वो औरतें मेरे बाप के पास क्यों आती। मैं समझ गई थी कि ये सब लोग गंदा काम करते हैं। उस दिन के बाद मैं बाप से धीरे धीरे मुझे जो मोहब्बत थी वो कम होने लगती। मेरे घर में ही मेरा भाई भी रहता था और मेरा भाई बाप को देख करके उसी के नक्शे कदम पर चल रहा था, यानी उसी के जैसे ही काम कर रहा था। और वो भी अय्यास और इस तरह का जुएबाज गंदा काम बनता जा रहा था, यानी जो बाप के अंदर आदत थी वो उसको देख देख कर वो भी अय्यासी का काम करने लगा था। मैं वहाँ घुटन महसूस कर रही थी और मैं ये सोच रही थी कि काश अगर मैं माँ के साथ होती तो मुझे ये सब कुछ देखने को ना मिलता। धीरे धीरे अब बाप मुझे ज़्यादा ही प्यार करने लगा था। मेरी पसंद और नापसंद का ख्याल रखने वाला था। वो हर वक्त मुझसे पूछता कि बेटी तुम्हें क्या खाना है, आज क्या पकाना है और क्या चाहिए तुम्हें। मैं हैरान थी कि अचानक से मेरे बाप के अंदर ये बदलाव कैसा। उस वक्त मैं कुछ भी समझ नहीं पाई। मुझे समझ तब आया जब लगभग 2 साल के बाद मेरी उम्र 16 साल की हो जाती है और मेरा बाप मेरी शादी करा देता है अपने एक दोस्त के साथ, जो मुझसे उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। लेकिन मैंने उसको अपना नसीब मान लिया था और ये दिल में ठान लिया था कि एक लड़की जिससे शादी करती है जीवन भर उससे प्यार करती है। वो चाहे उम्र में मुझसे बड़ा हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से हर तरह से उसे खुश करने की कोशिश करूँगी। जवाने को देख करके मुझे इतनी समझ आ चुकी थी कि मैं इस दुनिया में कैसे जीना है। इसलिए वो आदमी यानी मेरे बाप का दोस्त मुझे ब्याह करके अपने घर ले जाता है और इसी तरह से ठीक ठाक मेरी शादी को 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं। और एक दिन मैं घर का खाना बना रही थी और मेरा उस शौहर घर से बाहर से आता है। जब घर से बाहर से वो आता है, अंदर दाखिल हुआ, तो मैंने उससे पूछा कि आज का दिन आपका कैसा गुजरा और आप कहाँ गए थे। बस ये बात सुननी थी कि वो आग बगूला हो जाता है और फ़ौरन मेरे गाल पर एक भरपूर तमाचा मार देता है। उस तमाचे को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और मेरी चीख निकल गई थी, क्योंकि मैं कमसिन थी। अभी तो मैं पूरी तरह से जवान भी नहीं हुई थी। दोस्तों, उस तमाचे को बर्दाश्त करने के बाद मैं खामोश हो जाती और मेरा वो शौहर, मेरा पति, बोलना शुरू करता, कहता है कि तू इतनी हिम्मत तेरे अंदर कैसी हो गई कि तुम मुझसे ये पूछेगी कि मैं कहाँ गया था कि और मेरा दिन कैसा गुजरा। आज मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ। आज के बाद मैं तुझे अपने घर में कभी भी नहीं रखूँगा। तू मेरी ज़िंदगी में इसी तरह से दखल देगी। मुझे वो औरतें पसंद नहीं हैं जो आदमी की ज़िंदगी में दखल दे और वो फिर मुझे तलाक 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 कह करके अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देता है और कहता है कि चली जाओ अपने बाप के घर में। मेरे ऊपर तो जैसे दुखों के पहाड़ टूट पड़े हों। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि आखिर मेरी खता क्या है और कि एक आदमी बाहर से आया, क्या उसकी बीवी को, उसकी पत्नी को इतना भी उससे पूछने का हक नहीं है कि तुम कैसे हो, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे? क्या इतना भी हक नहीं है? क्या मेरी खता थी कि जिसकी वजह से मुझे तलाक दे दिया? मैं सोचने पे मजबूर थी और आंसू बहा रही थी, लेकिन अब क्या कर सकती। मैं उसके ऊपर हराम हो चुकी थी, क्योंकि वो मुझे तलाक 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 कह करके निकल गया था घर से और कह दिया था उसने कि तुम अपने बाप के यहाँ चली जाओ। अब मैं रोती पीटती अपने बाप के यहाँ पहुँच जाती। बाप घर में बैठा हुआ था और मुझे उसे देखकर ऐसा लगा कि जैसे कि उसको पहले ही पता हो कि मैं लुट कर उजड़ कर उसके पास आने वाली हूँ। मैं अपने बाप के पास पहुँचती हूँ और उसे सारी बात बताती हूँ
कि इस तरह से बात हुई थी और मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया है। वो कहता है कि बेटी तुम्हारे साथ जो हुआ सो हुआ, तुम्हारा शौहर अच्छा नहीं था, इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें उसे बचा लिया है और उस कमीने को खुदा सजा देगा। और मेरे ऊपर वो सर के ऊपर घात फेरता है और फिर घर से बाहर निकल जाता है। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या मेरे बाप को उससे पूछने का इतना भी अधिकार या हक नहीं है कि इतनी सी बात पर मेरी बेटी को तलाक क्यों दिया। और बस इतनी बात कह करके खुदा उसको सज़ा देगा। मेरा बाप बाहर निकल गया था क्योंकि मुसलमान यानी उसकी दूसरी शादी करा देता है। वो अपने बाप के सामने हाथ जोड़ती है और माफ़ी मांगती है कि मैं शादी के अभी के बारे में सोच ही नहीं सकती। अभी तो मैं पुराने शौहर यानी कि जो मैं पहली शादी हुई थी उसको गम के भी नहीं भूली हूँ। अभी सिर्फ 4.5 महीने मुझे तलाक हुए हैं। मैं इस स्थितियों में, इस परिस्थितियों में शादी कैसे कर सकती हूँ। लेकिन मेरे बाप ने एक नहीं सुनी और फिर मेरा दूसरा शादी कर दिया था। दूसरी शादी होने के बाद फिर मैं उस घर में 3 दिन रही और उस पति ने भी मुझे तलाक दे करके अपने घर से निकाल दिया। मेरे माथे पर 2 बार तलाक का ठप्पा लग चुका था। मैं तलाक लेकर घर आई तो फिर मेरे बाप ने बात को अनसुनी कर दी और फिर मैं घर पे बैठ गई और इसी तरह से मैं 4 महीने 10 दिन घर पे बैठी रही। मेरे बाप ने अब मेरे लिए तीसरी आदमी का इंतजाम कर दिया था और कहा कि तुम्हें शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए। मैं बाप से रोती बिलखती, चीखती चिल्लाती, खुशामद करती। उसके बाद तुम मेरी शादी के बारे में क्यों इतना परेशान होते हो? मैं आपके ऊपर अगर बोझ हूँ तो मुझे कहीं अलग छोड़ दो, लेकिन खुदा करके मेरे ऊपर ऐसा जुल्म शादी के नाम पर मत कराओ कि लोग मुझे अपने घर ले जा कर के मुझे कुछ दिन नोचते घसोटते और फिर तलाक दे करके मुझे वापस तुम्हारे पास भेज देते हैं। काश अगर इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया तो फिर मैं क्या करूँगी। लेकिन मेरे बाप मुझे डांट करके कहता है कि शादी तो तुम्हें करनी ही होगी वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं समझ नहीं पाई थी कि आखिर चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है मेरी ज़िंदगी के साथ। और फिर मैं तीसरे आदमी के साथ शादी करके चली जाती हूँ उसके घर में। वो आदमी तो उन दोनों से भी बेहतर था। जानी जो भी मुझे आदमी मिल रहा था वो एक से बढ़कर एक घटिया था। हाँ, वो आदमी पहले वाले से ज़्यादा जालिम होता है। अब वो तीसरा आदमी जब मेरे पास रात को आता तो मुझे नोचता घसोटता और बिना बात के रोती चिल्लाती, तो बिना बात के वो मारता पीटता, इतना मारता पीटता कि मेरी नाक और मुंह से खून बहने लगता। और उसी हालत में फिर वो मुझे रात को मसलता रहता। इसी तरह से मैं उसके साथ दिन गुजार रही थी। इस चीज़ को अपना नसीब मान रही थी कि और उसको खुदा की मर्जी मान रही थी कि शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है और खुदा की मर्जी यही है कि मैं इस दुनिया में इम्तिहान देने के लिए आई हूँ, लोगों को खुश करने और उसके मनोरंजन का ही हिस्सा हूँ। वो पति मेरा इतना जल्लाद था कि पिछले वाले यानी पहले वाले जो मेरे 2 पति 2 शौहर थे मुझे तलाक दे दिया था, उनका नाम ले करके मुझे कहता कि तुम्हारे उन शौहरों ने, पहले वालों ने मुझे कहाँ छुआ था, यहाँ छुआ था, यहाँ छुआ था। और फिर वो चलता हुआ कोयला हो लेकर आता है और फिर मेरे जिस्म को दागने लगता। उस जलते हुए कोयले से मेरे जिस्म पर वो जला दिया करता। जिन लोगों ने तुम्हें पहले वहाँ छुआ है उस निशान को मैं ही जला करके मिटा दूंगा। इतना जुल्म कोई कैसे अपनी बर्दाश्त कर सकता है? क्या हालत होती होगी उस लड़की की। दोस्तों सुन करके ही रोंगटे खड़े हो जाते, रूह कांप जाते। लेकिन वो तो बर्दाश्त कर रही थी। उसने जैसे तैसे बर्दाश्त किया और फिर एक दिन उसने भी तलाक दे करके उसको अपने घर से भगा दिया। अब वो 3 तलाक का ठप्पा उसके माथे पे लग चुका था और अपने बाप के घर आ चुकी थी। उसके बाद वो रोती हुई भरे दरबार में अपनी कहानी सुना रही थी और सारे दरबार में जितने भी लोग बैठे थे सबकी आंखों से आंसू आने लगते और सब रो रहे थे, बड़े ध्यान से उस लड़की की बात सुन रहे थे। फिर वो लड़की कहती है कि मुझे समझ तब आया जब मेरा बाप गली चौथी शादी कराने की तैयारी करता है। एक दिन मैं अपने बाप से कहती हूँ कि इस तरह का जुर्म मेरे साथ कब तक करते रहोगे?
अब कभी भी मैं शादी नहीं करूँगी। तो वो कहता है कि तुम्हें जवान करने में जो इतना मैंने खर्चा किया वो मैं कहाँ से वसूल करूँगा। उस वक्त को मैं इस बात का मतलब समझ नहीं पाई थी, लेकिन जब उस चौथी बार मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से कराता है और वो बूढ़ा आदमी मेरे बाप के हाथ पर 3 थैलियाँ पैसों की भरी हुई रखता है, तब मेरी समझ में आता है कि पिछली 3 बार भी मेरे बाप ने उन आदमियों के साथ मेरी इज्जत का सौदा ही किया होगा और उनके हाथ पर मुझे बेचा होगा और शादी के नाम पर मुझे ये बेच करके अच्छे मोटे पैसे कमाता है। लेकिन मैं क्या कर सकती थी, एक मजबूर थी, कुछ नहीं कर सकती थी। तब तक मुझे इतनी समझ नहीं थी कि मैं बादशाह के दरबार में, सुल्तान के दरबार में आकर के अपनी फरियाद सुनाती। तब तक मेरे दिमाग में ये बात आई नहीं थी। वो मैं अच्छी तरह से देख रही थी कि मेरा भाई और मेरा बाप वो पैसे लेकर के आपस में बांट रहे थे और हंस रहे थे। वो आदमी मुझे कंधे से पकड़ता है और अपने साथ लेकर के चल देता है, अपने घर लेकर के आता है। घर लाने के बाद अब जब वो आदमी मेरे साथ शुरू करता है तो अब वह पहले 3 आदमियों से ज़्यादा जालिम था। उसके जुल्म करने के अलग ही तरीके थे। वो मुझे इस तरह से सताता कि ना ही मेरी जान निकलती और ना मैं ही बेहोश होती, बस दर्द से चीखती चिल्लाती रहती। जब मैं ज़्यादा उसको कुछ कहने की कोशिश करती तो एक दिन फिर वो मुझे तलाक दे देता। जब मेरी तलाक हुई तो अब मैं उस घर से फिर जाने लगती हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैंने भले ही तुम्हें गुस्से में तलाक दे दिया मैं, लेकिन तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? ज़रा सा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं किसी दूसरे कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।